हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं राजेश आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा सन 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हूँ। इसमें प्रमुख नदियों व जनजातियों के विषय में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे यहाँ से, और यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। तो निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को देखिए और सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, याद कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। चलिए दोस्तों, देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं। तो परियोजनाएं उत्तर प्रदेश से जहां से प्रश्न बनते हैं बस उतने ही को ही लिया है, बहुत लेंथी वीडियो नहीं की है। तो चलिए देखते हैं। पहला है यहाँ से प्रश्न, रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना यहाँ से प्रश्न निकल के आते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश, इसके बारे में जानते हैं। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अंतर्गत सोन की सहायक रिहंद नदी पर पिपरी गांव सोनभद्र में बांध बनाया गया है। बांध के पीछे निर्मित कृत्रिम झील गोविंद, देखिए आगे बढ़ाते हैं। बांध के पीछे निर्मित कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत, याद रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यहाँ से प्रश्न आता है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है और कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? तो सोनभद्र में है। कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील परियोजना है। यहाँ से प्रश्न बन के निकल कर जरूर आता है। तो याद रखिएगा, इस परियोजना से 300 मेगावाट यानी 50 MW/6 विद्युत उत्पादन होता है। 300 वाट, याद रखिएगा कितना? तो 300 वाट विद्युत यहाँ से उत्पादन होता है, जिससे उत्तर प्रदेश के लगभग उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों तक रेणुकूट स्थित हिंडोल्को संयंत्र को उत्तर प्रदेश में 20 जिलों तक रेणुकूट स्थित हिंडोल्को संयंत्र को विद्युत आपूर्ति की जाती है। कितने जिलों में? 20। तो याद रखिएगा। अगला विद्युत परियोजना को देखते हैं। अगला विद्युत परियोजना है जो है ओबरा जल विद्युत केंद्र। ओबरा जल विद्युत केंद्र, यह परियोजना रिहंद नदी पर निर्मित दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत की दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो रिहंद नदी पर ही स्थित है, जिसका नाम है ओबरा विद्युत केंद्र। परियोजना के अंतर्गत 300 मेगावाट क्षमता की 6 विद्युत इकाइयां लगाई गई हैं, स्थापित हैं या लगाई गई हैं। कितनी? 6। 300 मेगावाट की। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है माता टीला जल विद्युत परियोजना। माता टीला जल विद्युत परियोजना, तो यहाँ से इस परियोजना यह परियोजना झांसी जिले के निकट बेतवा नदी पर स्थित निर्मित है। झांसी जिले के निकट बेतवा नदी पर निर्मित है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो माता टीला जल विद्युत परियोजना है, यह कहाँ पर है? तो झांसी जिले में के निकट बेतवा नदी पर निर्मित है, और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। परियोजना से 30,000 किलोवाट का विद्युत उत्पादन होता है। 30,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन होता है इस परियोजना से, जो माता टीला है। लगभग 10,000 गुणे 3 विद्युत का उत्पादन होता है माता टीला विद्युत परियोजना से। तो ये दो राज्यों के मध्य है, इसलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगला है गंगा विद्युत क्रम। गंगा विद्युत क्रम जो है हरिद्वार हरिद्वार से अलीगढ़ तक ऊपरी गंगा नहर पर निर्मित कई लघु जल विद्युत परियोजनाओं के क्रम गंगा विद्युत क्रम
ये कहा जाता है, गंगा विद्युत क्रम कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल हैं। याद रखिएगा, इसमें और भी परियोजनाएं शामिल हैं इसमें गंगा विद्युत क्रम में। तो गंगा विद्युत क्रम में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, चलिए देखते हैं। पहला है पथरी, सहारनपुर में स्थित है, जो 20,004 और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 2,04,000 किलोवाट, 2,04,000 किलोवाट। और फिर है मोहम्मदपुर, दूसरी है मोहम्मदपुर सहारनपुर, जिसमें 9,300 किलोवाट, 9,300 किलोवाट विद्युत परियोजना यह उत्पादन करती है, 9,300 किलोवाट। अगला है तीसरा चितौरा मुजफ्फरपुर नगर, चितौरा मुजफ्फरपुर नगर, ये 3,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन करती है। अगला है चौथा सलखा, सलखा मुजफ्फरनगर, जो 4,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन करती है। अगला है धौला मेरठ में, जो 27,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन करती है, धौला मेरठपुर में। अगला कौन सा है, तो अगला है पालरा बुलंदशहर, पालरा बुलंदशहर 6,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन करती है। अगला है सुमेरा अलीगढ़, सुमेरा अलीगढ़ जो 2,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन करती है, 2,000 किलोवाट का विद्युत उत्पादन करती है। अगली परियोजना को देखते हैं। अगली परियोजना है शारदा जल विद्युत परियोजना, शारदा जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना शारदा नहर पर स्थित है, यह परियोजना शारदा नहर पर स्थित है, जो 41,400 किलोवाट क्षमता का जल विद्युत गृह पीलीभीत जिले के बनबसा के निकट स्थापित है। कहाँ पर है शारदा जल विद्युत परियोजना, तो पीलीभीत के निकट बनबसा पर स्थापित है। यह 41,400 किलोवाट विद्युत क्षमता वाला विद्युत ग्रह है। इसे गंगा विद्युत क्रम से जोड़ दिया गया, इसे गंगा विद्युत क्रम से जोड़ दिया गया। किसको, शारदा जल विद्युत परियोजना को गंगा विद्युत क्रम से जोड़ दिया गया है, याद रखिएगा। अगला है इसी में परियोजना के द्वारा पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, खीरी इत्यादि जिलों को विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। कहाँ कहाँ, तो इस परियोजना से तो पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, खीरी इत्यादि जिलों को जल विद्युत उत्पादन किया कराया जाता है, या उत्पन्न कराया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है इतने जिलों को। तो अगला देखते हैं। अगला है वाण सागर नहर परियोजना, बाण सागर नहर परियोजना। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये परियोजना के तहत सोहडोल मध्य प्रदेश जिले के दियोलाद गांव के निकट बांध का निर्माण किया गया है। बांध से 171 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई है, जिससे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिले में ये विद्युत और पहुंचाया जाता तथा सिंचाई जल हेतु जल भी उपलब्ध सुनिश्चित कराया गया है। चलिए, तो ये हमारी जल विद्युत परियोजना हो गई। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। यहाँ से भी प्रश्न निकल के ही आते हैं, 1 से 2 प्रश्न यहाँ से भी निकल के आते हैं। तो हर महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने उठाया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को नज़र में रखते हुए। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं हम लोग इसको भी। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति की है, अनुसूचित जनजाति की है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां
उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। और मार्कर बहुत पतला हो गया है। तो देखते हैं बुक्शा, थारू, राजी, जौनसौरी, खरवार, महिगिरी, गोंड, महगीर और गोंड, ओझा, धुरिया, नायक, पथारी, राजगौड़, एक तो ये हो गई गोंड और ओझा, धुरिया, नायक, पथारी, राजगौड़, सहरिया, पहाड़िया, बैगा, पांखा, अगरिया, पटारी और चेरो, भुइया इत्यादि जो प्रमुख जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थारू जनजाति, थारू जनजाति इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से थारू जनजाति से प्रश्न आते हैं। तो थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, इसको देखते हैं। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र में, कहाँ, गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये किरात वंश के हैं तथा कई उप उपजातियाँ भी विभाजित हैं। जो थारू है ये किरात वंशज माने जाते हैं और इसके अंतर्गत कई उपजातियां भी विभाजित हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इससे वंशज पूछ लिया जाता है किस वंश से है, तो किरात, थारू जो जनजाति है वो किरात वंश से उत्पन्न है। अगला देखते हैं। इसमें कुछ विद्वानों के विचार से थार का तात्पर्य है मदिरा और थारू का अर्थ मदिरा पान करने वाला। थार का अर्थ है मदिरा और थारू का अर्थ है मदिरा पान करने वाला। चूँकि ये मदिरा का सेवन पानी की तरह करते हैं, ये मदिरा का सेवन पानी की तरह करते हैं, अतः थारू कहलाते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि थारू जाति के लोग राजपुताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हुए हैं, अतः थारू कहलाते हैं, इसलिए थारू कहलाते हैं। थारू कहलाने का एक कारण देखते हैं। तो थारू जाति के लोग कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति और पीले रंग के होते हैं। पीले रंग के होते हैं थारू जनजाति के लोग। कैसे होते हैं? पीले रंग के होते हैं और कद उनका जो होता है छोटा होता है। पुरुषों से स्त्रियां कहीं अधिक आकर्षित और सुंदर होती है। थारू पुरुष लंगोटी की भांति भांति धोती लपेटते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं, जो हिंदुत्व का प्रतीक है। जो हिंदुत्व का प्रतीक है, चोटी रखने वाले हैं और वो हिंदुत्व का प्रतीक माने जाते हैं थारू जनजाति। थारू स्त्रियां रंगीन लहंगा, ओढ़नी, चोली और बूटे बूटेदार कुर्ता पहनती हैं। तो ये उनकी जो है संस्कृति है, वेशभूषा है। यहाँ से थारू जनजातियों का ऐसा अपना पहनावा करती हैं। तो वो रंगीन लहंगा पहनती हैं, ओढ़नी, चोली और बूटेदार कुर्ता पहनती हैं। थारू जाति के लोग अपना घर मिट्टी और ईंटों की नहीं बनाते हैं। इनका मकान लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों के द्वारा बनाया जाता है। इनका जो मकान है लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों के द्वारा बनाया जाता है इनका मकान। थारुओं का भोजन, इनके भोजन पर बात कर लें तो भोजन मुख्य रूप से चावल है और मछली दाल, चावल है, मछली दाल, गाय भैंस का दूध, दही तथा जंगल से आखेट किए जंतुओं का मांस भी खाते हैं। ये सुअर और मुर्गी पालते हैं और उनका मांस व अंडे भी प्रयोग करते हैं। थारुओं द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है। थारुओं में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। थारुओं में कौन सा त्यौहार है? तो बजहर। आगे देखते हैं।
मनाया जाता है। दीपावली को ये शोक पर्व के नाम से मनाते हैं। तो ये यहाँ से प्रश्न भी निकल जाते हैं कि थारू जनजाति त्योहार को किस बड़े त्योहार को जो है शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति। याद रखिएगा दीपावली को। तो थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। जब होली आती है तो थारू जनजातियों के द्वारा खिचड़ी नृत्य किया जाता है। आगे देखते हैं, थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा तथा टिकटी टिकठी विवाह प्रथा प्रचलित है। थारू जनजातियों में बदला विवाह तथा तीन टिकटी विवाह प्रथा प्रचलित है। थारुओं में दोनों पक्षों से विवाह तय हो जाने को पक्की पोढ़ी कहा जाता है। पक्की पोढ़ी कहा जाता है थारुओं में। तो यहाँ से आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 1980 में थारू में से विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया। बुक्सा जनजाति, अगली जनजाति है बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति को देखते हैं। बुक्सा अथवा भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। बुक्सा जनजाति के लोगों का कद और आंखें छोटी होती हैं। उनकी पलकें भारी, चेहरा चौड़ा एवं नाक चपटी होती है। कुल मिलाकर इनका संपूर्ण चेहरा ही चौड़ा दिखाई देता है। जबड़े मोटे और निकले हुए तथा दाढ़ी और मूछें घनी और बड़ी होती हैं। बुक्सा लोग प्रमुख रूप से हिंदी भाषा बोलते हैं। बुक्सा लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हिंदी भाषा बोलते हैं। इनमें जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं वे देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं तो वो किस लिपि का प्रयोग करते हैं? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका मुख्य भोजन मछली व चावल है। इसके अलावा ये लोग मक्का व गेहूं की रोटी और दूध दही का प्रयोग करते हैं। इन लोगों में बंदर, गाय और मोर का मांस खाना वर्जित होता है। बुक्सा पुरुषों की वेशभूषा में धोती कुर्ता, सदरी और सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। बुक्सा लोग के पुरुष कैसे वेशभूषा रहती है? तो उनकी धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। नगरों में रहने वाले पुरुष गांधी टोपी, कोट, ढीली पैंट और चमड़े के जूते, चप्पल आदि पहनते हैं। स्त्रियां पहले गहरे लाल, नीले व काले रंग की छीट का ढीला लहंगा पहनती थी और चोली यानी अंगिया के साथ ओढ़नी चुनरी जिसको बोलते हैं सिर पर पहनती थी। लेकिन अब स्त्रियों में साड़ी, ब्लाउज, स्वेटर एवं कारकिंग का प्रचलन सामान्य हो गया है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 से 84 में प्रारंभ की गई थी। 1983 और 84 में प्रारंभ की गई थी बुक्सा जनजाति की। जौनसारी जनजाति, आगे देखते हैं जौनसारी जनजाति। जौनसारी समुदाय के मुख्य त्योहार विषु यानी बैसाखी, पंचाई यानी दशहरा, दियाई यानी दिवाली और नुड़ाई और अठोई आदि है। ये दीपावली को एक माह बाद मनाते हैं। यानी दीपावली जब हम लोग मनाते हैं उसके बाद जो है एक महीने बाद ये दीपावली मनाते हैं जौनसारी जनजाति के लोग। हारुल, सरसों, घुमसू, झेला, धी, तांदी और मरोज, पुड़ाई आदि अन्य इनके प्रमुख नृत्य हैं।
ये इनके प्रमुख नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न हैं सारे दोस्तों, याद रखिएगा। फिर अगली जनजाति आती है माहीगीर। माहीगीर जनजाति। माहीगीर जनजाति आदिवासी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। माहीगीर जनजाति मछुआरे हैं तथा उन्हें उन्हीं से अपना संबंध बताते हैं। मछुआरे हैं तथा उन्हीं से अपना संबंध बताते हैं। इस जनजाति के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। इस जाति के लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। माही माहीगीर जनजाति अपने ही समुदाय में विवाह करती है। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। इस जनजाति में शिक्षा का काफ़ी अभाव है। इस जाति में शिक्षा का काफ़ी अभाव है। अगली जनजाति है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में निवास करती है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति निवास करती है। इनका मूल क्षेत्र बिहार का पलामू और 18 हजारी क्षेत्र है। इनका मुख्य मूल क्षेत्र जो है वो पलामू, बिहार का पलामू और 18 हजारी क्षेत्र है। खरवार जाति के लोग साधारणतः टेहुन तक धोती और बंडी एवं सिर पर पगड़ी पहनते हैं तथा स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। इनके आभूषणों में हैकल, हैंसुली, बाजूबंद, कड़ा, नथुनी और बरेखा, गुरिया या नंगा की माला आदि मुख्य है। खरवार जनजाति मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती हैं। खरवार जनजाति के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। गोंड जनजाति अगली है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति मुख्यतः भारत के कटी प्रदेश कर्क रेखा के आसपास ही रहते हैं, लेकिन विंध्य पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आने के कारण गोंड जनजातियों को उत्तर प्रदेश में भी सम्मिलित किया जाता है। यह मुख्यतः मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, बांदा और जैसे जिलों में बहुत थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं। आगे हैं और यह भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से भी किए जाते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश गोंड जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। छत्तीस और मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा है। बैगा जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों से लगता है। सोनभद्र जिला यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लगता है, इसलिए यहाँ पाई जाती है। इसके कारण ही बैगा जनजाति के कुछ लोग उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं। मुख्यतः सोनभद्र में ही बैगा जनजाति के लोग पाए जाते हैं, लेकिन सोनभद्र के छत्तीसगढ़ और झारखंड सीमा से लगे हुए क्षेत्र पर ही रहते हैं। सहरिया जनजाति के लोग मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, भिंड, मुरैना जैसे जगहों पर रहते हैं। यह एरिया उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से से भी लगता है, इसलिए इटावा, आगरा, जालौन जैसे जिलों में भी इन जनजातियों की उपस्थिति देखी जाती है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश रूप में स्वयं को भीलों से उत्पत्ति हुआ मानते हैं। इस जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कंदमूल, फल, लकड़ियों को एकत्रित करना और जंगली जानवरों का शिकार करना भी है। आगे हैं सहरिया जनजाति के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यह लोग दूल
दुलदुल घोड़ी और सरहुल नाम के नृत्य को करते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख जनजातियों से लेकर के प्रश्न लेकर आए हाजिर थे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।